हम पढ़ रहे थे कंडक्टेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है pKa एंड pH वैल्यूज। pKa क्या होती है, pH वैल्यू क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी ने एसिड्स के बारे में पढ़ा है। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जनरली जो H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, हम एक एसिड ले लेते हैं HCl। अगर वो आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव देगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो एसिड होता है वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव देता है। कोई भी एसिड अगर मैं लेता हूं तो उससे कैटायन भी बनेगा, एनायन भी बनेगा। जनरल अगर मैं वे में लिखूं तो Ha आयनाइज होता है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। लेकिन जो ये आयनाइजेशन है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी आयन कंबाइन होके वापस से मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं, यानी कि एसिड इक्विलिब्रियम में होता है। जल्दी आओ भाई, बंद करो इसे, ऐसे आते रहेंगे। एसिड आयनाइज होता है कैटायन और एनायन में। कैटायन क्या होता है जनरली, प्रोटॉन होता है। तो ये इक्विलिब्रियम में होता है आयनिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो तो आयनाइजेशन होगा, H पॉजिटिव ज्यादा रिलीज होगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो, बैकवर्ड जो रिएक्शन का रेट ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। अब एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा कब होता है, जब वो H पॉजिटिव देता है। H पॉजिटिव देता है यानी अगर आयनाइजेशन होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जारी होगी, यानी ये वाली चीज ज्यादा बन रही होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज्यादा रह रहा है तो वीक एसिड। ठीक है, अब जो इक्विलिब्रियम है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखें। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी HA की कंसेंट्रेशन। यही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा है, एसिड का आयोनाइजेशन के लिए इक्विलिब्रियम देख रहे तो हम यहाँ पे Ka लिख देते हैं। दिस इज Ka, यानी एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो एसिड का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, क्या होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट है, इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वही चीज है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। अब अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, इफ Ka इज लार्ज, तो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म ज्यादा, नीचे वाली टर्म कम। ऊपर वाली टर्म ज्यादा का मतलब क्या है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव फॉर्म में ज्यादा टूटा है, यानी कि इसने H पॉजिटिव दिया है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इफ Ka इज लार्ज, मोर आयोनाइजेशन मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। सेकेंडली, अगर Ka की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ज्यादा आयनाइज नहीं हुआ है, ज्यादातर तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और कम अमाउंट इसका आयनाइज हुआ है, यानी कि इफ Ka इज स्मॉल देन लेस आयनाइजेशन means weaker acid.
अगर Ka बड़ा होगा, ये मतलब आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर Ka छोटा होगा यानी आयोनाइजेशन कम होगा तो वीक एसिड है। हम बात करें एसिटिक एसिड और HCl के कंपैरिजन की। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl आयोनाइज होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और CH3COOH ये आयोनाइज होगा H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में ज्यादा रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कम रहता है, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, वो ज्यादा आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, Ka की वैल्यू का आपको पता लगा, Ka बड़ा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka छोटा तो वीक एसिड है। अब बात करते हैं Kb की। ये तो था Ka, अब बात करेंगे Kb की। Kb क्या है, बेस के लिए डिसोसिएशन हो रहा हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बेस देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। जनरली आप NaOH KOH को स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, तो हम वैसा ही एक एग्जांपल ले लेते हैं बेस के लिए। तो जैसे KOH है, इसके अंदर एक तो कैटायन बनेगा और बाकी ये एनायन बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख दूं BOH की फॉर्म में। ठीक है, NaOH है या KOH, उसके अंदर OH है जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरी यूनिट B जो कैटायन बनेगी। तो जो BOH है, कोई बेस है, जब आयनाइज होगा तो किस फॉर्म में होगा, B पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, अब बेस भी जो आयनाइज होता है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में रहता है, आयनिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक फॉर्म और जो मॉलिक्यूलर फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, B पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड बाई BOH, ये वाली कंसेंट्रेशन। और क्योंकि हम यहाँ पे बेस के डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो Kb। ठीक है, ये Ka था, ये Kb है। कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, जितना अच्छे से वो किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करवाएगा। और एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेस को आयनाइज होना पड़ता है, OH नेगेटिव देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH नेगेटिव ज्यादा देगा। OH नेगेटिव ज्यादा दे रहा मतलब क्या है, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबलिश है, यानी कि इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म ज्यादा है, और अगर ये वाली फॉर्म ज्यादा है तो Kb की वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी। ठीक है ना, यानी कि फॉर स्ट्रॉन्गर बेस मोर आयनाइजेशन मीन्स Kb लार्ज। ठीक है, वीक बेस के लिए क्योंकि वो सबको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, न्यूट्रलाइज कब कर सकता है, जब अच्छे से आयनाइज हो रहा हो, यानी कि वीक बेस आयनाइज नहीं होता अच्छे से, तो जो वीक बेस है वो लेस आयनाइज होगा, यानी कि इसके लिए जो Kb की वैल्यू होगी वो स्मॉल होगी। ठीक है, यहां से हमने देख लिया Ka बड़ा तो एसिड स्ट्रॉन्ग, Kb बड़ा तो बेस स्ट्रॉन्ग, Ka छोटा तो एसिड वीक, Kb छोटा तो बेस वीक। ठीक है, अब आपने 7th 8th क्लास से pH वर्ड सुना है, pH। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। क्या होती है pH, जो pH है वो एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, या फिर इसको दूसरे वे में लिखें तो log बेस 10 H3O पॉजिटिव की
कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी प्रोटॉन की एक्टिविटी की, एक्चुअली प्रोटॉन की कंसंट्रेशन नहीं होती है, एक्टिविटी ही होती है। तो प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसका नेगेटिव लॉगरिथम लिया जाए बेस 10 पे, बेस 10 पे, उसको बोलते हैं पीएच। ठीक है, पीएच स्केल जो हम जनरली यूज करते हैं वो कितने से कितने तक होती है प्रियांशु? 1 to 14, यही है। 14 किसको रिप्रेजेंट करता है? बेस को, और 1 एसिड को। इनके इन बिटवीन जो 7 पीएच है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं। 7 पीएच को हम न्यूट्रल मानते हैं। किसकी होती है 7 पीएच? डिस्टिल्ड वाटर की। टैप वाटर की पीएच 7 नहीं। क्यों नहीं होती? आयंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे वो भी केमिकल मिले होते हैं, तो उसके अंदर जो पीएच है वो 7 से अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां स्ट्रॉन्ग बेस, यहां से जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पे हम न्यूट्रल मानते हैं, उसके बाद बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो एसिड और बेस टर्म है वो एक्चुअल में क्या है? कंपैरेटिव टर्म है। कंपैरेटिव टर्म है। जो सब्सटेंस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और उसके सामने अगर आप वीक एसिड रख दो जिसकी पीएच यहां पे लाई करती हो, तो वो उसके लिए एज ए बेस काम करेगा। ठीक है ना? और यहां पे कोई वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो स्ट्रॉन्ग वाला तो अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा उसके लिए, और ये कंपैरेटिवली एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। अभी देखेंगे। तो जो पीएच स्केल है एक्वस सॉल्यूशन के लिए, उसकी वैल्यू 1 से लेके 14 तक जाती है। जरूरी नहीं सिर्फ हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ये रेंज आगे भी जाती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। और ये क्यों है? क्योंकि KW है, यानी वाटर का आयोनाइजेशन के लिए हम बोलते हैं, वो KW वाटर के लिए क्या होता है? 14 होता है, 10 to power 14। तो इस वजह से ये क्या है? 14 तक जाती है एक्वस सॉल्यूशन के लिए। बाकी जो सॉल्वेंट अलग होंगे उनके लिए अलग अलग जाएगी, उस पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है मेनली पीएच पे, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अब इसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे कि अगर पीएच स्मॉल है, इफ pH is small then H positive ज्यादा मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो आप सभी को पता ही है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, इफ pH is large, 14 की तरफ जा रहे हैं हम, pH is large, H पॉजिटिव कम, यानी कि वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्गर बेस, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस। ये तो हो गई पीएच की बात। अगर पी लगाने से जो सामने वाली टर्म है, यानी जिसके लिए मैंने पी लगा रखा है, वो अगर वैल्यू टोटल कम देता है, अगर टोटल वैल्यू कम देता है तो ये वाली चीज ज्यादा है, यानी जिसके आगे पी लग गया और टोटल चीज छोटी हो गई तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, दूसरे वे में भी देखते हैं। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। इफ पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, मैं इस नेगेटिव को अंदर लेके जाऊं, क्या बनेगा? लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव रेज टू पावर -1। किसकी पावर है -1? ये H पॉजिटिव की है, यानी जो लॉगरिथम के बाद जो टर्म है ना, जिसका हमने लॉगरिथम लिया है, उसकी पावर बनी है। तो यहां से क्या बन गया? लॉगरिथम ऑफ 1/H पॉजिटिव। फॉर ए स्ट्रॉन्गर एसिड H पॉजिटिव इज मोर concentration of H positive, small will be 1/H positive. For a small value, logarithm will also be small.
ठीक है ना। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्योंकि H पॉजिटिव ज्यादा होगा, 1/H पॉजिटिव की वैल्यू कम होगी, और जब 1/H पॉजिटिव की वैल्यू कम है तो उसका जब आप लोगरिथम लोगे तो भी कम वैल्यू आएगी। तो कम वैल्यू वाला पीएच जिसकी छोटी होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये चीज आप पीएच स्केल जब पढ़ते हो वहां देख लेते हो, वहां पे आप देख लेते हो, क्योंकि वो पीएच लिख रखी है, पीओएच नहीं लिख रखी, वो पीएच लिख रखी है। पीएच कम होगी यानी कि एच ज्यादा बन रहा है, जब एच ज्यादा बन रहा है तो वो एसिडिक है। तो स्मॉलर पीएच स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के रिलेशन में हम निकाल लेते हैं पीकेए और पीकेबी वैल्यू। अभी तो हमने क्या किया है, सिर्फ हमने पीएच की बात की है। अगर पी लगाने से एच ये चीज दे रहा है तो पी लगाने से के क्या देगा, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। पी के बी की अगर बात करूं तो नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, यानी पी लगाने से क्या लग जाता है, नेगेटिव लॉगरिथम लग जाता है। अब बात वही आती है जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, जब आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के ए लार्ज होगा, जब के ए लार्ज होगा तो उसका नेगेटिव लॉगरिथम क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। पी के ए जो होगी वो स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, वीक एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एसिड का, भाई डिसोसिएशन नहीं होगा ना तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी छोटा होगा, के की वैल्यू छोटी होगी। वीक एसिड के लिए के ए स्मॉल होगा, और जब के ए स्मॉल होगा, ये चीज स्मॉल है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम लोगे तो ज्यादा बड़ा आएगा। छोटी चीज का तो बड़ा आएगा और बड़ी चीज का छोटा है, क्योंकि हमने लॉगरिथम लेके आगे नेगेटिव लगा रखा है। ठीक है, यानी कि acid is weak, then Ka will be small and pKa will be large. ठीक है, ऐसे ही बेस की बात करते हैं। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो Kb होगा वो बड़ा होगा। जब Kb बड़ा होगा तो log of Kb भी बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव log of Kb क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेगेटिव log of Kb जब छोटा होगा तो pKb क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। pKb विल बी स्मॉल। और फॉर वीक बेस के लिए क्या होगा, Kb की वैल्यू पहले ही छोटी है, छोटी टर्म का लॉगरिथम छोटा, आगे लगा दिया माइनस तो कंपैरेटिवली बड़ा, तो जो Kb की वैल्यू है यहां पे स्मॉल है और pKb की वैल्यू जो होगी वो लार्ज होगी। अब pH पे ले लेते हैं, यही बात लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। जब pH बड़ी होगी तो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हम यहां पे pH ले रहे हैं वो H के लिए ले रहे हैं। pH किसके लिए ले रहे हैं, H के लिए ले रहे हैं। जितना pH की वैल्यू कम होगी ये वाली चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ये स्ट्रॉन्ग यानी कि एसिड। जितना H पॉजिटिव कम हो जाएगा, H पॉजिटिव कम हो जाएगा, उसके लिए pH ज्यादा वैल्यू आएगी। जब pH की वैल्यू ज्यादा होती है, आपको सभी को पता है पहले से कि वो बेस होता है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि आपको मटेरियल A और B इनकी या तो pK वैल्यू दे रखी होगी या pKb वैल्यू दे रखी होगी, और आपसे पूछ लेगा विच विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड या विच विल बी स्ट्रॉन्गर बेस, विच विल बी वीकर एसिड, विच विल बी वीकर बेस। या फिर आपको कह देगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस को ये रिएक्शन करनी है और आपके पास दो बेस हैं जिनके लिए Kb की वैल्यू दे रखी है या फिर pKb की वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है कौन सा ज्यादा अच्छे से वो रिएक्शन देगा। ठीक है ना, वो आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा। Ka और pKa में पजल नहीं होना है, जिसके आगे P लग गया उसकी वैल्यू जितनी कम उतना अंदर वाली चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि P का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम। P का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम। किसका, जिसके ऊपर P लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें।
टॉपिक दिया गया था एसिड बेस की जो कर्व थे, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, वो कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब आप एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, आपके पास एक एसिड होगा और एक बेस होगा। एक को आप क्या रखोगे, कंडक्टिविटी मीटर डुबा के रखोगे। ठीक है, एक के अंदर तो कंडक्टिविटी मीटर डूबा हुआ है, दूसरा आप ब्यूरेट से क्या करोगे, इसके अंदर डालते रहोगे। और जैसे जैसे आपने अमाउंट ऐड किया एक सब्सटेंस का, और टोटल जो कंडक्टेंस में चेंज आ रहा है, ठीक है, टोटल जो पीएच में चेंज आ रहा है, ये सब चीज आप देखते हो। पीएच मीटर की टाइट्रेशन हो तो आप पीएच देखते हो, एक को डाल के क्या चेंज आ रहा है, पहले क्या थी और जैसे जैसे आपने अमाउंट ऐड किया क्या क्या चेंज आया। अगर आप कंडक्टिविटी टाइट्रेशन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, कंडक्टेंस मेजर करोगे इस कंडक्टिविटी सेल से। स्टार्टिंग में कितनी है, आप अमाउंट डालते गए दूसरे सब्सटेंस का और क्या चेंज आता है, और ग्राफ आप ड्रा करोगे। तो आज हम एसिड बेस की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस, आपको टाइट्रेशन करनी है। ठीक है, तो एसिड को आप क्या करोगे, बीकर के अंदर लोगे, बेस को आप ब्यूरेट में फिल करोगे। ठीक है, और आप जिस बीकर के अंदर आपने एसिड लिया है उसके अंदर कंडक्टिविटी सेल डुबो दोगे, और कंडक्टिविटी सेल आपको क्या करेगा, कंडक्टोमीटर के अंदर वैल्यूज दिखाएगा कि अब इतनी कंडक्टेंस है। ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH। ठीक है, सबसे पहले एक कर्व कोड बना लेंगे। देखिए यहां पे हम ग्राफ के अंदर नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड, और यहां पे लेंगे हम कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस किसकी होगी, इस बीकर के अंदर जो टोटल मिक्सचर होगा उसकी कंडक्टेंस। स्टार्टिंग में हमने जब तक एक भी ड्रॉप NaOH की नहीं डाली है तो सारी की सारी कंडक्टेंस किसकी वजह से, एसिड की वजह से। और एसिड के अंदर क्या है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, जब आयन ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, और कंडक्टेंस आपको देखनी है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट वाली कंडक्टेंस है ये। तो जब आयन की स्पीड ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी तो मान लिया इतने पॉइंट पे कंडक्टेंस है स्टार्टिंग में, बल्कि यहां से लो आपने 0 अमाउंट डाला हुआ है, इतनी कंडक्टेंस है स्टार्टिंग में किसकी, उस पूरे सॉल्यूशन की। इस सॉल्यूशन में क्या सिर्फ और सिर्फ एसिड है जिसकी कंडक्टेंस किसकी वजह से है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की वजह से। क्लियर। अब आपने क्या किया, NaOH की 2 ड्रॉप डाल दी, स्टार्टिंग 2 ड्रॉप से कर रहे हैं, 2 ड्रॉप डाल दी। जैसे ही NaOH आया, स्टार्टिंग में सिर्फ HCl था, इसी कंडक्टेंस थी, जैसे ही NaOH आया इससे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है ये H पॉजिटिव से कंबाइन होगा, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से NaCl बनेगा। NaCl एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। और वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि एकदम सारा आयनाइज तो नहीं रहेगा ये, ठीक है ना, सारा तो आयनाइज नहीं रहेगा। हालांकि H पॉजिटिव होंगे, OH नेगेटिव होंगे, लेकिन पूरा आयनाइज नहीं होगा। और जब आपने NaOH का सॉल्यूशन भी पानी में बना रखा है, HCl का सॉल्यूशन भी पानी में बना रखा है, और एक प्रोडक्ट आपका पानी ही है, तो इसकी कंडक्टेंस की बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा पानी बन रहा है,
बात रही किसकी, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। स्टार्टिंग में आपके पास कंडक्टेंस किसकी वजह से थी, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अभी तो आपने 2 ड्रॉप डाली है, 2 ड्रॉप से जितने आयन आए होंगे थोड़े से HCl को न्यूट्रलाइज करवाया है, यानी कि ये तो हो गया थोड़ा सा कम, ये उतना का उतना फिक्स है। और Na पॉजिटिव जो स्टार्टिंग में था ही नहीं, जो था ही नहीं, 0 कंसंट्रेशन थी इसकी, अब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसकी जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। Na पॉजिटिव का जो वजन है वो ज्यादा है, Na पॉजिटिव की जो मोबिलिटी है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। जो आयन स्लोली मूव करेगा और जो आयन फास्ट मूव करेगा, अगर इनको हम कंपेयर करते हैं तो जब H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव के द्वारा रिप्लेस होते जाएंगे, जब तक रिप्लेस होते जाएंगे तो हाईली मोबाइल H पॉजिटिव कम होते जा रहे हैं, लेसर मोबाइल कम स्पीड से चलने वाले Na पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑन द होल कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, आयन है पहले ज्यादा स्पीड वाले आयन थे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। अब आपने क्या किया, आयंस को भारी कर दिया, वो इतना स्पीड से चल नहीं सकते, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी कि घटेगी, डिक्रीज होगी। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप NaOH डालते जाओगे कंडक्टेंस डिक्रीज करती जाएगी। कब तक डिक्रीज करेगी, इक्विवेलेंस पॉइंट तक, इक्विवेलेंस पॉइंट तक। अभी इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे जितना अमाउंट NaOH का डालने पे जो यहां पे हमने HCl लिया था स्टार्टिंग में वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, दैट पॉइंट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको कभी भी आपको एंड पॉइंट नहीं लिखना, एंड पॉइंट नहीं लिखना। एंड पॉइंट किसी टाइट्रेशन में तब आता है जब आपकी टाइट्रेशन उस पॉइंट पे खत्म हो जाती है, बट यहां पे आपकी टाइट्रेशन खत्म नहीं होने वाली है, अभी आपको इसमें और बहुत काम करना है, और बहुत काम करना है। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, यानी जिसके ऊपर एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, आप मुंह में पूरा पूरा एसिड बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो पॉइंट है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट में यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट तक तो क्या होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन घटती जा रही है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन घटती जा रही है, Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। हाई मोबाइल कैटायन की बजाय लेस मोबाइल कैटायन बनते जा रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं वाटर बना बना के, और Na पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, कंडक्टेंस डिक्रीज करती गई। लेकिन जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, मान ले यहां पे पूरा पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, कितने पे, इतने वॉल्यूम के ऐड करने पे। इसको तो मैं डार्क लाइन से बना देता हूं क्योंकि ये तो एक्चुअली में कंडक्टेंस की वैल्यू है। ये मैंने लाइन नहीं लगाई है, बस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना वॉल्यूम जो है अल्कली का यानी NaOH का आपने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका HCl जो है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, यानी कि जो Cl नेगेटिव जितने पहले थे वो तो उतने हैं ही, कहीं बाहर तो गए नहीं। जो H पॉजिटिव थे सारे के सारे क्या बन गया, Na पॉजिटिव, क्योंकि ये तो क्या बन गए, देखो वाटर बन गया। H पॉजिटिव तो सारा का सारा वाटर बन चुका है, Cl नेगेटिव जितने पहले थे उतने ही हैं, आयनिक फॉर्म में ही है। अब तो क्या हो रहा है, सिर्फ Na पॉजिटिव NaOH हम डालते जा रहे हैं, NaOH हम फर्दर डालते जा रहे हैं। इससे क्या बनने वाला है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। फर्दर एडिशन से आने वाला Na पॉजिटिव किसी H पॉजिटिव को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बस एक आयन एक्स्ट्रा आ गया, उसके अंदर एक आयन एक्स्ट्रा आ गया। दूसरा जो OH नेगेटिव है, अब जो डिसोसिएट हो रहा है बेस Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये OH नेगेटिव इनके लिए कोई प्रोटॉन बचा ही नहीं कि न्यूट्रलाइज करवा दें। तो जब इनके लिए कोई प्रोटॉन नहीं बचा तो एज सच आयनिक फॉर्म में रहेंगे ये, और जब ये आयनिक फॉर्म में रहेंगे तो ये आयनिक कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में जितने आयन ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। जितना अमाउंट ऑफ फर्दर आप NaOH का डालोगे, जो कंडक्टेंस है वो वापस से इंक्रीज करती जाएगी, कंडक्टेंस वापस से इंक्रीज करती जाएगी। दैट्स अबाउट
एसिड बेस टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो क्या है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात की है। लेकिन अगर आपके पास एसिड वीक है, एसिड वीक है तो ग्राफ कैसे आएगा वो देखते हैं। ये समझ आ गया पक्का? ये असाइनमेंट में है भाई, ये मत कहना कि सर असाइनमेंट वाला करवाया नहीं, सब करवा दूंगा। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। आपके पास एसिड वीक था और आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस उसके अंदर डाला, तो क्या कुछ कंडक्टेंस में फर्क पड़ेगा? आपके पास मान लिया वीक एसिड है CH3COH, मानना है मैं नहीं, और भी कोई वीक एसिड हो सकता है, ठीक है। लेकिन वीक एसिड की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जब आयनाइज होगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, उसके अंदर जो आयनाइजेशन होना है वो कम होना है, कंप्लीट नहीं होना है। ये फॉर्म ज्यादा रहेगी, ये फॉर्म कम रहेगी, ठीक है। जब आयन ही कम प्रोड्यूस हुए हैं और आपने NaOH जब तक डाला ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस अब तक डाला ही नहीं है, तो जो कंडक्टेंस होगी कम आयन की वजह से कम होगी। कंडक्टेंस कम आयन की वजह से कम होगी। जब तक आपने 0 अमाउंट डाला है NaOH का, मान लिया कंडक्टेंस कितनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर NaOH डालना स्टार्ट कर दिया। NaOH से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव आएगा, जो OH नेगेटिव आएगा वो H पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और आपको पता है जो वीक एसिड है, स्टार्टिंग में जो आयनाइज नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में जो इतना आयनाइज नहीं हुआ था, जैसे इसका H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे ये सारा का सारा जो इक्विलिब्रियम है इस साइड शिफ्ट होगा। लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब आप प्रोडक्ट में से किसी एक की कंसंट्रेशन को कम कर दो तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। तो कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज होता जाएगा उतना ज्यादा जो एसिटिक एसिड है वो एसिटेट आयन और H पॉजिटिव में आयनाइज होता जाएगा। जब आयनाइजेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे। हालांकि H पॉजिटिव इसके साथ ही साथ कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन H पॉजिटिव कम होने से ये वाला जो इक्विलिब्रियम वही तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो कंडक्टेंस है थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डालते जाओ NaOH का, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करती जाएगी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं करेगा इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आती जा रही है H पॉजिटिव की बजाय, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है नंबर ऑफ आयन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, CH3CO नेगेटिव तो बढ़ते जा रहे हैं ना। HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग एसिड था, पहले से ही सारा डिसोसिएटेड था, बेस डालने से उसके डिसोसिएशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वीक एसिड जो कि पहले डिसोसिएट नहीं हो रहा था, वो डिसोसिएट होना शुरू हो गया जब आपने बेस डाला, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर जो CH3COH है वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इससे न्यूट्रलाइज होकर क्या बन रहा है, एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या है, CH3COOH है। जब आप इसके अंदर NaOH मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस वाटर। और आपको ये भी पता है दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जो था सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस कम थी, जब ये है सॉल्यूशन में तो कंडक्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे जो कंडक्टेंस थी थोड़ा बहुत H पॉजिटिव की वजह से जिनकी स्पीड ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ गए, इस वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही है। इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर सारा का सारा एसिडिक एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसके बाद इनकी वजह से कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, किसकी वजह से बढ़ेगी, जो आपने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव अब एक्स्ट्रा दिए हैं।
आने वाला OH नेगेटिव, अब तो कोई H पॉजिटिव बचा ही नहीं, किसी को न्यूट्रलाइज नहीं करने वाला, खुद से OH नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। और OH नेगेटिव की जो मोबिलिटी है, OH नेगेटिव की जो स्पीड है, इससे तो बेटर ही है, इससे तो ज्यादा ही है। तो हाई मोबाइल आयन अब बढ़ने शुरू हो गए, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद हाई मोबाइल Na पॉजिटिव के साथ साथ OH नेगेटिव आ गए हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा मोबाइल हैं, तो जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? इक्विवेलेंस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग है, एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट वहां होता है जब आपने कोई इंडिकेशन देख ली और आपने आपकी जो टाइट्रेशन है वो स्टॉप कर दी। आपने यहाँ पे टाइट्रेशन स्टॉप नहीं की, आप फर्दर ऐड करते जा रहे हो, आपको स्टार्टिंग में नहीं पता, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं। जैसे आप NaOH की और HCl की वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते थे, उस टाइम में क्या था, आपने फिनोल्फथालीन डाल रखा है, जैसे ही जो HCl है पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो लाइट पिंक कलर उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो जाता था। वहां पे आप क्या करते थे? टाइट्रेशन रोक देते थे, दैट वाज एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपने NaOH डालना नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको तो पहले पता ही नहीं कहां पे रुकेगी टाइट्रेशन, क्या होगा इस टाइट्रेशन में। आपने तो पहले जस्ट वैल्यूज ली हैं, वैल्यूज लेके आपने जब ग्राफ प्लॉट किया तो आपको दिखा कि एक तो स्लो इंक्रीज था, फिर एक पॉइंट के बाद एकदम से फास्ट इंक्रीज हो गया। तो ये वाला आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो ये वाली जो वैल्यू निकलती है वो ग्राफ से निकलती है, ना कि कोई कलर चेंज से। तो ये क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट है। क्लियर? हमने बात की पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर हमारे पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इनका मिक्सचर है और उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करें, तब क्या होगा? मान लिया आपके पास एसिडिक एसिड भी है और HCl भी है, तो क्या होगा? अब आप क्या करो? मिक्सचर ले लो। ये भी केस देख लेते हैं। जब आपके पास दो एसिड का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के अंदर कौन ज्यादा डिसोसिएट होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? HCl है। जब तक HCl है तब तक H पॉजिटिव काफी ज्यादा है, Cl नेगेटिव काफी ज्यादा है सॉल्यूशन में। यानी जब तक HCl है तब तक H पॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये वाला जो डिसोसिएशन है एसिटिक एसिड का वो ना के बराबर होगा। ठीक है, जीरो तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा। यानी कि जब आपने स्ट्रॉन्ग और वीक दो एसिड ले लिए, अब जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर, और जो वीक है वो जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेगा। तो उस टाइम पे जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे शो करता है कंडक्टेंस, वैसे ही ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा आपका सॉल्यूशन। और जब कंडक्टेंस ज्यादा है तो मान लिया इतनी कंडक्टेंस है, जीरो अमाउंट बेस ऐड करने से पहले आपने कोई भी बेस का अमाउंट ऐड ही नहीं किया, एक ड्रॉप ही नहीं डाली, पर कंडक्टेंस देखी तो मान लिया कंडक्टेंस कितनी है, इतनी आ रही है। ठीक है, अब आपने जैसे ही NaOH डाला, NaOH का Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सबसे पहले किसको देखेगा? आयंस को। और आयन कौन से हैं? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। हाईली मोबाइल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे NaOH डलेगा वैसे वैसे हाईली मोबाइल H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस होते जाएंगे, कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। एक पॉइंट पे आके जब HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, अब CH3COH को लगेगा कि H पॉजिटिव तो बचा ही नहीं सॉल्यूशन में। जब सॉल्यूशन में H पॉजिटिव नहीं है तब ये आयनाइज होगा, और जब ये आयनाइज होगा तो ये टाइट्रेशन वैसे ही चलेगी जैसे एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट होता है। यानी कि थोड़ा थोड़ा क्या होगा? इंक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा कंडक्टेंस में। और
इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद क्या होगा, शार्प इंक्रीज होगा फिर से, शार्प इंक्रीज होगा फिर से। तो यहां पे क्या हुआ है, एक इक्विवेलेंस पॉइंट तो यहां पे आया है और दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पे आया है। जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से होता है, और जो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है वो वीक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका नाम क्या है? आपके जस्ट पीछे। हाँ, अमन, बैठ जाओ। अमन और करण दो दोस्त हैं, ठीक है, और ये कहीं बाहर गए हुए हैं जहां पे और कोई इनका दोस्त नहीं। अब आपको पहले से पता कि करण तो थोड़ा कमजोर सा है और अमन थोड़ा हट्टा कट्टा है। कोई अगर लड़ाई करने के लिए आएगा सामने से तो अमन सबसे पहले आएगा, हाँ देख भाई कौन है तुम, सबसे पहले कौन लड़ेगा, तो स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही सबसे पहले कौन लड़ता है, स्ट्रॉन्ग एसिड लड़ता है, ठीक है। और जब थोड़ी चोट लग जाएगी अमन को, अमन बेचारा एक साइड में पड़ा होगा, तब ल्यूशन जागेगा करण का, मेरे भाई को मार दिया अब नहीं बख्शूंगा। तो ये वीक एसिड के बाद काम करता है, पहला न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग का, दूसरा वीक का, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमारे पास वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि उनका कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कर रहे थे। अब हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और लड़ाई करवाते हैं वीक बेस से। आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको वीक बेस से टाइट्रेट करवाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने मान लिया HCl ही है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और आपके पास वीक बेस मान लिया अमोनियम क्लोराइड नहीं एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन है ना, NH3 प्लस वाटर NH4OH, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। स्टार्टिंग में जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंडक्टेंस उसके आयनाइजेशन की वजह से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। मान लिया इतनी कंडक्टेंस है, ठीक है। आपने एक एक ड्रॉप करके NH4OH डालना शुरू किया, NH4OH डालना शुरू करोगे, NH4OH डालना शुरू करोगे तो क्या होगा, OH नेगेटिव आएंगे, NH4 पॉजिटिव आएगा, और जो OH नेगेटिव है ये H पॉजिटिव से कंबाइन करके वाटर बना लेगा। हाईली मोबाइल H पॉजिटिव वीकली मोबाइल यानी कम चलने वाले NH4 पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएंगे, और जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। जब पूरा का पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या आ रहा है सोल्यूशन में, NH4OH आ रहा है। NH4OH जो कि एक वीक बेस मैंने बताया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तब तक तो ये आयनाइज होता रहा जब तक सामने लड़ने के लिए एसिड था, लेकिन जब एसिड नहीं है तो इसका आयनाइजेशन भी कम ही होगा, कम ही होगा। जब इसका आयनाइजेशन ज्यादा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत आयनाइजेशन होगा, और जितना आयनाइजेशन होगा उतना ही आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा साथ ही साथ। तो जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो पर यूनिट जितने आयन की बात है, पर यूनिट आयन ही कंडक्टेंस शो करेंगे ना, पर यूनिट आयन में कितनी कंडक्टेंस होगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जब आयन से लगभग बराबर ही है तो कंडक्टेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली ये नहीं कहता कि 0.001 का ही फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन कंपेरेटिव टू दिस जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, अब जो कंडक्टेंस है वो बहुत कम राइज करेगी, इतना कम कि आप ग्राफ के अंदर सीधी लाइन पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टेंस ज्यादा थी, वीक बेस आया, पहले तो उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा, जब न्यूट्रलाइज हो गया तब उसने ज्यादा आयनाइज होना भी नहीं समझा जरूरी, और उसके बाद कंडक्टेंस लगभग बराबर सी रहेगी, ठीक है। तो ये था
स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस की टाइट्रेशन। ये थी भाई आपकी एसिड बेस टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्री में। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो पीएच क्या होती है, फिर पीके क्या होती है, फिर पीकेडी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच कैसी होगी या पीके कैसी होगी, के कैसा होगा, और वीक एसिड के लिए कैसी कैसी वैल्यू आएंगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। फिर हमने बात की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, combination of weak acid and strong acid with strong base and strong acid with weak base। ठीक है, आज के लिए इतना।